सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने ली थी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और है कॉपर आयरन सल्फाइड। कॉपर आयरन सल्फाइड हमारे पास एक और है और इस और को हम नाम देते हैं चाल्कोपाइराइड का। ठीक है, कॉपर के दो और है, एक कॉपर ग्रेन्स है और एक कॉपर आयरन सल्फाइड, जिसको हम चाल्कोपाइराइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉपर का और है चाल्कोपाइराइड और इस कॉपर के और में से हमने ये जो कॉपर मेटल है इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसको निकालना है। और जब हमने इसको निकालना है तो फिर हमें इसे प्योरीफाइड फॉर्म में लेके आना है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि हमारे पास सॉइल के नीचे जो और पार्टिकल्स पड़े हुए हैं ये जस्ट और पार्टिकल्स प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं है, ये बस और नहीं है, इसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी हैं। इसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, इसके साथ सॉइल पार्टिकल्स हैं, सैंड है, उसके बाद पेबल्स हैं, रॉक्स वगैरह है, या और बहुत सारे मेटल्स इनके साथ लगे हुए हैं और बहुत सारी इम्प्योरिटीज लगी हुई हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को हम क्या नाम देते हैं? और के साथ जो इम्प्योरिटीज अटैच होती है उनको हम क्या कहते हैं? गैंग। तो हमने अब क्या करना है, जो मेटलर्जी का पूरा प्रोसेस है कि मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको प्यूरिफाइड फॉर्म में लेके आते हैं, ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो और है जिसको हमने जमीन के नीचे से निकालना है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज लगी हुई है, इसमें गैंग पार्टिकल्स अटैच है। गैंग पार्टिकल्स मीन इम्प्योरिटीज, सैंड, सॉइल, पेबल्स, अदर इम्प्योरिटीज, अदर मिनरल्स एटसेट्रा, सब कुछ है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस और इस गैंग को दोनों को सेपरेट करना है। मतलब जो और के साथ इम्प्योरिटीज लगी हुई हैं उनको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, उनको अलग करना है और से, और को साफ करना है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेके आना है। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म मतलब कि जो बस और हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा हमारे पास हो। उस प्रोसेस को, उस स्टेप को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि अब हमारे पास ये कंसेंट्रेटेड ओर, फॉर एग्जांपल चाल्कोपाइराइड जमीन से हमने निकाल लिए, इसको हमने साफ कर लिए, अब ये हमारे पास कंसेंट्रेटेड फॉर्म में आ चुका है। अब हमें इस ओर से इस मेटल को निकालना है। इस स्टेप को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जो फाइनल स्टेप होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अब उस मेटल में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होंगी, वो 98% जैसे कॉपर है, कॉपर को जब हम उसके और कॉपर पाइराइड से या चाल्कोपाइराइड से सेपरेट करते हैं इंडस्ट्री में, तो हमें 98% प्योर कॉपर मिलता है। मतलब जो हमें कॉपर ऑब्टेन होता है, जिसको हम ग्लिस्टर कॉपर कहते हैं, उसमें भी 2% इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, वो 98% प्योर होता है। हमने उसमें से वो जो 2% इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करना है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। दो फाइनल स्टेप हमारे पास होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये जो मेटलर्जी का पूरा प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में होता है। आज जो हमने डिटेल में पढ़ना है वो हमने ये फर्स्ट स्टेप पढ़ना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सिंपल आप मुझे बताएं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर से आपको क्या समझ आई है, इसमें क्या हो सकता है? यस, क्या होगा इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर में? हम क्या करेंगे कि 2 चीजों को सेपरेट करेंगे, इम्प्योरिटीज को किनसे? और से। और इम्प्योरिटीज को हम क्या नाम देते हैं? गैंग पार्टिकल्स का नाम देते हैं, गैंग का नाम देते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने क्या करना है कि सेपरेट करना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग फ्रॉम ओर। इसमें हमने ओर और गैंग को अलग अलग करना है, और जब हमारे पास जो ओर बिल्कुल
साफ और आ जाएगा जिसको हम कंसंट्रेटेड और कह रहे हैं, उस और को हम नाम देंगे कंसंट्रेट का। क्या नाम देंगे? कंसंट्रेट का। कि जो हमारे पास साफ और आ चुका है और मेटल को हमने सेपरेट किया है और अब हमारे पास जो साफ और आ चुका है उसको हम कंसंट्रेट का नाम देते हैं। किस चीज का नाम देते हैं? कंसंट्रेट का। ठीक है, अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ और है ये 3 स्टेप्स में होता है, 3 तरीके से हो सकता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोसेस यूज किए जाते हैं। जैसे जो कॉपर की इंडस्ट्री है, मेटलर्जी इंडस्ट्री है, उसमें ज्यादातर फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है। वैसे 3 तरीके से हम और गैंग को सेपरेट कर सकते हैं। तीनों प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहला प्रोसेस है, पहला तरीका जिससे हम और गैंग पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन। अच्छा, आपको इस नाम से क्या समझ आ रही है ग्रेविटी सेपरेशन से? ग्रेविटी मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो जमीन किन चीजों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ? किन चीजों को? लाइट वेट या हैवी वेट? हैवी वेट को ना। तो आपके ख्याल में जो मेटल्स हैं जो हम जमीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉपर, आयरन, क्या ये हैवी है या लाइट है? इन मेटल्स को क्या कहा जाता है? हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स। तो अब इनके साथ जो और पार्टिकल्स लगे हैं, अब आपको मैंने हिंट दे दिया है, तो आप मुझे बताओ ग्रेविटी सेपरेशन में और गैंग को हम कैसे सेपरेट करेंगे? हाँ, हैवी मेटल जो हैवी होगा अर्थ से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ओके, वो नीचे बैठ जाएगा और लाइट और पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे। सेम ऐसे ही होगा। इसमें हम करेंगे क्या ग्रेविटी सेपरेशन में? सिंपल हम ये करेंगे कि एक टैंक में और पार्टिकल्स और गैंग पार्टिकल्स का जो मिक्सचर है उसको हम लेंगे। ठीक है, साथ में हम इसमें क्या करेंगे? इसमें पानी डालेंगे। जब हम इसमें वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे और इसे एजिटेट करेंगे, एजिटेशन मीन जोर से शेक करेंगे, हिलाएंगे। तो जब हिला के इसको रखेंगे, जैसे आप इसके सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, रेत और पानी को मिक्स करें, तो हम उनको मिक्स करते जाएं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम उनको रेस्ट पे रखेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो रेत है वो पानी के नीचे बैठ चुकी होगी। ऐसे ही होगा ना। इसी तरह से हमारे पास और गैंग पार्टिकल्स का मिक्सचर है। किस का मिक्सचर है? और प्लस गैंग। जब हम इसमें बहुत ज्यादा पानी डालेंगे और हम इसको एजिटेट करेंगे, एजिटेशन मीन इसको शेक करेंगे, इसको हिलाएंगे। ठीक है, जैसे ब्लेंडर होता है उसके साथ ब्लेंड करते हैं ना, वैसे एजिटेट करेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसको रेस्ट पे रखेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास गैंग पार्टिकल्स हैं, जो मिट्टी है, धूल है, सॉइल है, वो लाइट वेट होती है, वो पानी के ऊपर आ जाएगी। और जो हमारे पास और पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इनमें हैवी मेटल्स हैं, और के अंदर कॉपर पाया जा रहा है ना, कॉपर, आयरन, सल्फाइड, कॉपर भी है, आयरन भी है, 2 मेटल्स हैं, हैवी हो गया, ये नीचे बैठ जाएगा। इस तरह से हम ऊपर से गैंग उतार लेंगे और नीचे जो और पार्टिकल्स है वो हासिल कर लेंगे। तो ये ग्रेविटी सेपरेशन का प्रिंसिपल है। तो मुझे बताएं कि ग्रेविटी सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है, इसमें मेन चीज क्या हो रही है? इसमें और गैंग सेपरेट किस बेस पे हो रहे हैं? ग्रेविटी की बेस पे। कि जो हैवी और पार्टिकल्स हैं जिनमें हैवी मेटल्स पाए जा रहे हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड हमारे पास मेथड है जिसके जरिए हम और गैंग को सेपरेट कर सकते हैं और इंडस्ट्री में ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्पेशली अगर हमारे पास ओर्स हैं, ऐसे ओर्स हैं जिनमें सल्फाइड पाया जा रहा है। ओर्स डिफरेंट ओर्स होते हैं ना। देखो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ ये कौन सा हो रहा है? ये सल्फाइड हो रहा है, ऑक्साइड हो रहा है, ये कौन सा हो रहा है? सल्फाइड, क्योंकि इसमें सल्फर पाया जा रहा है।
कुछ ऐसे होते हैं जैसे एक और है आयरन का और है Fe2O3 फेल्डस्पार इसको कहते हैं। इसमें एंड में क्या पाया जा रहा है? ये ऑक्साइड हो रहा है। ठीक है, कुछ और ऐसे होते हैं जैसे क्वार्ट होता है, क्वार्ट क्रिस्टल जिसको हम कहते हैं सिलिकेट उन्हें पाया जाता है, उनको हम कहते हैं सिलिकेट। और तीन तरीके से होते हैं, कुछ सल्फाइड हो रहे हैं, ऑक्साइड हो रहे हैं, सिलिकेट हो रहे हैं, बहुत सारे ओर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो ओर्स है, फ्रॉथ फ्लोटेशन का जो प्रोसेस है, फ्रॉथ फ्लोटेशन में प्रोसेस में क्या होता है? फ्रॉथ का मतलब होता है झाग। फ्लोटेशन मीन के वो ऊपर फ्लो कर रही है, ऊपर झाग आ गई है, तैर रही है। इस प्रोसेस से आपको क्या समझ आ रहा है? इसमें क्या होगा? कोई थोड़ा आइडिया दें। इम्प्योरिटीज ऊपर आ जाएंगी। कैसे ऊपर आएंगी? झाग बन के ऊपर आ जाएंगी। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसमें जो मेन प्रिंसिपल है वो है वेटिंग प्रिंसिपल। इसको गौर से सुने जरा। वेटिंग प्रिंसिपल कैसे? इस प्रोसेस में हम दो चीजें यूज करेंगे, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, एक टैंक लेंगे, उस टैंक में ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे। कभी आपने देखा है साइकिल में हवा भरते हुए किसी को? साइकिल में पंप के साथ हवा भरते हैं और वो पंप बार बार नीचे करते हैं, तो वो हम जो एयर है वो साइकिल को दे रहे हैं ना, साइकिल के अंदर हवा आ रहे हैं उस पंप की मदद से। बिल्कुल वही पंप इसमें यूज होता है, उसी तरह का एक पंप होता है। इस तरह बना, ठीक है। उस पंप से हम कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं। कौन सी एयर? कंप्रेस्ड एयर, मतलब हवा। ठीक है, जरा हवा जो प्रेशर के साथ पास की जाती है ना, उस हवा को कंप्रेस्ड एयर कहते हैं। नीचे हमने यहाँ पे ले लिया है और एंड वाटर एंड ऑयल। साथ में हमारे पास इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? गैंग प्लस कोर, जिनको हमने सेपरेट करना है। अब होगा क्या? प्रिंसिपल इसका क्या है? गौर से सुने। जब हम इस यहाँ से कंप्रेस्ड एयर देंगे और जोर से इसको पंप करेंगे, जब हम मेटलर्जी पूरा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद में आपको कॉपर की जो एक्सट्रैक्शन है ना उसकी वीडियो दिखाऊंगी, हर साल में बच्चों को दिखाती है। उसमें आप देखिएगा उन्होंने इंडस्ट्री में ये फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रोसेस यूज किया हुआ है। ठीक है, इसको जोर से पंप करते हैं तो होता क्या है कि जो और पार्टिकल्स है ना, ये ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स होते हैं? क्योंकि जो और पार्टिकल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। हाइड्रोफोबिक है, इनको ये वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होते। ये किसके साथ अट्रैक्ट होते हैं? ऑयल के साथ। क्योंकि जो ऑयल है, फाइन ऑयल इसमें हम यूज करते हैं, इसमें हम मस्टर्ड ऑयल यूज नहीं करते, वेजिटेबल ऑयल यूज नहीं करते, फाइन ऑयल इस प्रोसेस में यूज करते हैं। और रीजन क्या है फाइन ऑयल को यूज करने की? रीजन ये है कि जो फाइन ऑयल है, एक तो ये कि ये फ्रॉथ बहुत अच्छी बनाता है, स्टेबल फ्रॉथ बनाता है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम है, ये कम गहरा होता है, मतलब कह लें कि हल्का होता है। ठीक है, दूसरा ये कि फाइन ऑयल ज्यादा हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए जो और पार्टिकल्स है ये भी हाइड्रोफोबिक है, तो ये इसके साथ ज्यादा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे फाइन ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, होगा क्या कि जब हम यहाँ से कंप्रेस्ड एयर देंगे, दबाएंगे जोर से, तो और पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे ऑयल के साथ, और जो गैंग पार्टिकल्स है वो किसके साथ मिक्स हो जाएंगे? वाटर के साथ। अब आपने नोट किया होगा कि जब आप वाटर और ऑयल को मिक्स करो और आप उनको जोर से शेक करो और रेस्ट पे कर दो, तो जो ऑयल की लेयर है वो ऊपर आ जाती है और वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आती है। ठीक है, और जो वाटर की लेयर है वो नीचे बैठ जाती है। बिल्कुल ऐसा होगा कि इसको कंप्रेस्ड एयर के साथ हमने इतना ज्यादा वो किया, एजिटेट किया है, इतना ज्यादा शेक किया है कि ये जो ऑयल है और इनकी झाग बन जाएगी। जब इनकी झाग बन जाएगी तो ये जो और पार्टिकल्स हैं ये झाग की तरह, इस फ्रॉथ की तरह ऊपर आ जाएंगे।
ऑयल और पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे और जो गैस पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ नीचे रहते हैं। इस तरह से हम इस जाग को निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और फिर हम उससे और को निकाल लेंगे, ठीक है। और बाकी गैस हमारे पास पीछे रह जाएगी, तो और फिर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। मुझे बताएं फ्रॉथ फ्लोटेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है? वेटिंग प्रिंसिपल। वेटिंग किसके साथ हो रही है और किसके साथ वेट हो रहा है? ऑयल के साथ। और जो गैस पार्टिकल्स है वो किसके साथ वेट हो रहे हैं? वाटर के साथ। और जब हम इसमें फिर हम कौन सी एयर पास करेंगे? कंप्रेस्ड एयर। और हम इसको पंप करेंगे, जैसे हवा साइकिल के अंदर रखते हैं वैसे इसको जोर जोर से पंप किया जाता है। जब पंप किया जाता है ना तो ये पूरा का पूरा मिक्सचर ऊपर नीचे इस तरह से होता है, फिर उसके अंदर झाग बनती है और फिर रेस्ट में जब हम रखते हैं वो झाग ऊपर आ जाती है फ्रॉथ की फॉर्म में। उस फ्रॉथ को ऊपर से निकाल लेते हैं। जैसे मक्खन बनाते हैं तो मक्खन जब बनाते हैं तो ऐसा ही होता है ना कि जो मलाई है और उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, ठंडा पानी या गर्म पानी। सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी डाला जाता है क्योंकि सर्दी होती है तो वो टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। गर्मियों में हम क्या करते हैं कि जो हम कूलर वाला वाटर है वही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर उससे क्या होता है कि जब हम मक्खन बनाते हैं तो क्या होगा कि जो मक्खन है वो लाइट वेट है वो ऊपर आ जाएगा और जो मिल्क है वो नीचे रह जाएगा, जो लस्सी होती है जिसको हम कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, ये जो दो प्रोसेस हैं ग्रेविटी सेपरेशन एंड फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये क्लियर है आपको? ठीक है। जो नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें बताएं मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? मैग्नेटिक ओर्स की सेपरेशन होगी। ओर्स की नेचर मैग्नेटिक होगी? कैसे? हाँ, आप सही कह रहे हैं, ओर्स की नेचर मैग्नेटिक होगी। कैसे ओर की नेचर मैग्नेटिक होगी? ओर्स मेटालिक है या नॉन मेटालिक है? जैसे ये हमारे पास कॉपर आयरन सल्फाइड ओर है, इज दिस अ मेटालिक ओर या नॉन मेटालिक? मेटालिक ओर, इसमें मेटल पाया जा रहा है, ठीक है। तो जो और है वो मेटालिक होते हैं, मेटल्स होते हैं। मेटल्स आपको पता है कि मैग्नेटिक की नेचर है, कंडक्टर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, उनसे करंट पास हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इसका क्या मतलब है? इसमें बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि इसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज आपस में सेपरेट होती हैं बहुत आसान तरीके से। इसमें सिंपल दो रोलर्स यूज किए जाते हैं। एक हमारे पास मैग्नेटिक रूलर होता है और एक नॉन मैग्नेटिक होता है। इनके गिर्द क्या होता है? एक मैग्नेटिक बेल्ट लपेटा जाता है इस तरह से, सिंपल। ये मैग्नेटिक बेल्ट होता है, इस तरह से बेल्ट घूमता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे हमारे पास दो कंटेनर्स रखे होंगे, वो सिंपल प्रिंसिपल है। जब यहाँ पर ऊपर से हम और पार्टिकल्स जो हमारे पास हैं उनको हम गिराते जाएंगे। अब जब और पार्टिकल्स ऊपर से हम गिराएंगे तो ये कंपल्शन नहीं है कि और के अंदर हमारे पास बस मैग्नेटिक ओर्स भी हैं, नॉन मैग्नेटिक ओर्स भी हो सकते हैं। जैसे फेल्डस्पार ओर है वो नॉन मैग्नेटिक की नेचर है, ठीक है। क्वार्ट्ज है, नॉन मैग्नेटिक की नेचर है। सिलिकेट जिसको हम कहते हैं वो भी उसके साथ एसोसिएट हो सकता है उसके साथ अटैच हो। जब हम इनको यहाँ से गिराएंगे ना और ये जो रोलर्स हैं जब ये चलेंगे ना तो ये बेल्ट इनके गिर्द घूमेगा। अच्छा, मुझे बताइए जो बेल्ट मैंने ऊपर लगाया है इसकी नेचर मैंने आपको क्या बताई है? मैग्नेटिक बेल्ट है। कौन सा बेल्ट है? ये जो रोलर है ये क्या है? मैग्नेटिक रोलर। और ये जो रोलर है ये क्या है? इसका पर्पस मैं आपको बताती हूँ क्या। बड़ा सिंपल पर्पस है। जब ये रोलर्स चलेंगे ना इनके गिर्द बेल्ट घूमेगा। जब बेल्ट घूमेगा तो यहाँ से हम और पार्टिकल्स फेंकते जाएंगे
अब इनमें से जो मैग्नेटिक और पार्टिकल्स है ना वो इस बेल्ट के साथ अटैच हो जाएंगे, वो अटैच रहेंगे, अटैच रहेंगे, अटैच रहेंगे, अटैच रहेंगे। जो ही यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक रोलर आएगा ना वो और पार्टिकल्स गिरते जाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे। ये मेरे पास नीचे मैग्नेटिक और पार्टिकल्स गिर गए हैं। जो मेरे पास कॉपर आयरन सल्फाइड था ना, कॉपर आयरन सल्फाइड मैग्नेटिक और है, इसमें कॉपर पाया जा रहा है, मैग्नेट है, आयरन मैग्नेटिक नेचर है, ठीक है। ये नीचे गिरते जाएंगे, जब ये नीचे गिरते जाएंगे ये इसके अंदर से हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर जो नॉन मैग्नेटिक चीजें हैं ना वो तो बेल्ट के साथ कनेक्ट नहीं ना होंगी। जब हम इन्हें ऊपर से यहाँ पे फेंकेंगे तो क्योंकि वो बेल्ट चल रहा है तो चलते चलते वो यहाँ तक आएंगे, जो ही वो यहाँ पे आएंगे वो नीचे गिर जाएंगे। जो नॉन मैग्नेटिक चीजें हैं, गैंग पार्टिकल्स हैं या नॉन मैग्नेटिक, जैसे मैंने आपको बताया क्वार्ट्ज है, सिलिकेट है, वो जो ही इस बेल्ट से यहाँ तक तो वो आ जाएंगे क्योंकि बेल्ट घूम रहा है। जो ही यहाँ आएंगे वो यहाँ से गिरना शुरू हो जाएंगे। जब वो यहाँ से गिरना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे जो कंटेनर है वो इसके अंदर कलेक्ट होते जाएंगे। लेकिन मैग्नेटिक यहाँ तक आएंगे, जो ही वो नॉन मैग्नेटिक के पास जाएंगे वो यहाँ पे गिरते जाएंगे, ठीक है। ये नेचर होती है कि जो मैग्नेटिक रोलर है ना ये मैग्नेटिक फील्ड, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट करेगा तो जो मैग्नेटिक नेचर वाली चीजें हैं, कॉपर है, आयरन है, सोडियम नहीं है मैग्नेटिक नेचर, एल्यूमिनियम नहीं है, ठीक है, वो मैग्नेटिक नेचर वाली जो चीजें हैं वो इसके अंदर अट्रैक्ट होती जाएंगी, अट्रैक्ट होकर इसके साथ लगती जाएंगी। लेकिन चूंकि वो नॉन मैग्नेटिक रोलर में करीब जाएंगे, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो नीचे गिरते जाएंगे, फिर हम उनको कलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह जो नॉन मैग्नेटिक ओर्स हैं ऊपर से जब हम इनको फेंकेंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक बेल्ट है और ये रोलर भी मैग्नेटिक है, वो इसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो गिरते जाएंगे और उनको हम यहाँ से अलग से लेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में जो मैग्नेटिक ओर्स और नॉन मैग्नेटिक ओर्स हैं इस तरह से सेपरेट होते हैं। अब इंडस्ट्रीज में जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर जो हमारे पास कॉपर की इंडस्ट्री है, जब हम इस इंडस्ट्री की पूरी एनिमेटेड वीडियो है बहुत अच्छी से, जब हम पूरा मेटलर्जी का प्रोसेस पढ़ लेंगे ना उसके बाद हम ये एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, वो हर साल स्टूडेंट्स को मैं दिखाती हूँ, तो उसमें ये फ्रॉथ प्रोडक्शन का प्रोसेस आपको क्लियर दिखाई देगा। उसमें हम फ्रॉथ प्रोडक्शन यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने जमीन से जो ओर लिया है उस ओर के अंदर मैग्नेटिक ओर और नॉन मैग्नेटिक ओर दोनों मिक्स हैं, उसके अंदर जमीन के अंदर हो सकता है कि जमीन के नीचे से जो हमने ओर लिया है उस ओर के अंदर पेबर, सैंड, सॉइल के अलावा क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स भी हों, फेल्डस्पार और भी हों जो नॉन मैग्नेटिक है। तो फिर हमने नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक को भी तो अलग अलग करना है ना। तो फिर वो क्या करते हैं कि फ्रॉथ प्रोडक्शन परफॉर्म करने के बाद वो ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। इस तरह से हमारे पास जो ओर और गैंग पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर आता है, प्योर ओर आता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? जो प्योर ओर आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉन्सेंट्रेट का। फिर और उस ओर को इंडस्ट्री में ले जाते हैं और फिर वहाँ पर फर्दर रोस्टिंग और स्मेल्टिंग और वेसिमराइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। फिर उससे मेटल को निकाल लेते हैं और एट द एंड फाइनली जो मेटल है उसको रिफाइन करते हैं, जैसे कॉपर है, रिफाइन करते हैं, एनोड में निकाल लेते हैं और कॉपर हमारे पास प्योर फॉर्म में आ जाता है। फिर उसको बाकी जहाँ पर भी उन्होंने एक्सपोर्ट करना है वहाँ भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस सबको क्लियर हुआ है? यानी सबको क्लियर है? अच्छा, अब आप मुझे बताएं जरा कि हमने फ्रॉथ प्रोडक्शन में पाइन ऑयल ही क्यों यूज किया है? व्हाई डिडंट वी यूज मस्टर्ड ऑयल और वेजिटेबल ऑयल? वो भी तो हम यूज कर सकते थे, हमने पाइन ऑयल क्यों यूज किया? बताएं। ज्यादा अच्छी जो है ना चाट बनाता है, क्योंकि ज्यादा अच्छी फ्रॉथ बनाता है। क्यों ज्यादा अच्छी फ्रॉथ बनाता है? उसकी रीजन भी तो होगी। फ्रॉथ ज्यादा अच्छी बना रही है तो चाट बन रही है, ज्यादा अच्छी बन रही है। क्यों? क्योंकि ये पाइन ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो कम है। ये एज कंपेयर टू वेजिटेबल ऑयल या मस्टर्ड ऑयल कम विस्कस है, ये जरा पतला होता है, इसलिए चाट ज्यादा अच्छी बनाता है। ठीक है। और दूसरा
इसकी जो फ्रॉथ है वो स्टेबल होती है। इन्होंने जस्ट जिक्र किया हुआ है कि पाइन ऑयल को हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं उसका आपको बताना चाहिए। और तीसरा ये कि ये हाइड्रोफोबिक ज्यादा होता है, ये मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि जो ऑयल है और पार्टिकल्स ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन दूर। आप कहते हैं ना फोबिया मुझे इस चीज से, मैं चीज से दूर रहती हूँ। तो हाइड्रोफोबिक मीन जो पानी से दूर रहते हैं, जिनको पानी अट्रैक्ट नहीं करता। क्या ऑयल और वाटर आप इसमें हाइड्रोफोबिक है? ऑयल इज हाइड्रोफोबिक और नॉट है ना? ऑयल पानी में मिक्स होते हैं नहीं, इट मींस वो हाइड्रोफोबिक है। इस तरह जो और है ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो ऑयल भी हाइड्रोफोबिक है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो ऑयल और एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ऊपर फ्रॉथ बन जाएगी, हम इसे इजीली सेपरेट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको ठीक। नेक्स्ट अब हम कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज पूछते हैं आपसे रिगार्डिंग दिस। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो फ्रॉथ फ्लोटेशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, जो हमने कंसर्वेशन की तीनों प्रोसेस पढ़े हैं, इसके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, नॉलेज लेवल के भी हैं और अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं और एप्लीकेशन लेवल के हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, एक एक सवाल पूछती हूँ। नॉलेज लेवल का तो इजी होगा, ठीक है, वो तो आप इजीली बता लेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस? वेटिंग प्रोसेस। कंप्लीट बताए ना? हाँ, more particles are preferentially wetted by oil, okay, and then particles by water. और फिर लाइट वेट जो ऑयल पार्टिकल है वो कहाँ पे आ जाएंगे? अपर सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ, उसको हम स्किम्ड ऑफ कर देंगे, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन का क्या प्रिंसिपल? What is the principle of gravity separation? तो सबसे पहले मैथड हमने पढ़ा था। जो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से जो हमारे पास हैवी होते हैं और जो है ना वो मेटल्स होते हैं और मेटल्स हैवी होते हैं, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे रहते हैं, जबकि जो गैस होते हैं वो लाइट होते हैं, तो वो जो है ना वो पानी के ऊपर वाली सरफेस पे चले जाते हैं, जो हम उन्हें लैदा कर सकते हैं। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं, एक्सप्लेन how the wetting characteristic of ore and gangue particle affect the froth flotation process? कि ore और gangue particle wet होते हैं, दोनों हाइड्रोफोबिया होते हैं, ठीक है, ऑयल भी पानी में के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता और जो और होते हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं होते, दोनों ऊपर आते हैं, इकट्ठे मिल जाते हैं इस वजह से ऊपर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ, ठीक है। और फ्रॉथ अच्छी बनेगी तो हम पाइन ऑयल क्यों यूज करें? व्हाई पाइन ऑयल इज यूज्ड इन फ्रॉथ प्रोडक्शन एक प्रोसेस? दूसरे में वेलोसिटी लो है और स्टेबल फ्रॉथ बनाते हैं और हाइड्रोफोबिक है। यस, अगर मैं आपको एक सल्फाइड और दूं, कोई भी सल्फाइड और दूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है चार्कोपाइराइट, ठीक है, जो फ्रॉथ फ्लोटेशन मैंने आपको बताया है कि इसमें हम कॉमनली जो सल्फाइड और है, ऑक्साइड और है या सिलिकेट और है, उनको हम अगर सेपरेट करना चाह रहे हैं पानी से, गैंग से, तो उसके लिए हम फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज करते हैं। तो अगर मैं आपको कोई भी सल्फाइड और दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ कॉपर ग्लैंड्स, कॉपर सल्फाइड और, मैं आपको कहती हूँ ये ना इस ओर को आपने गैंग से सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करेंगे, क्या यूज करेंगे इसके लिए, कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, कौन सा प्रोसेस इसमें? फ्रॉथ फ्लोटेशन का। अच्छा, मुझे कंप्लीट प्रोसेस बताएं, इसमें हम क्या करेंगे? शाबाश, वेटिंग प्रिंसिपल यूज होगा, ओके। सेटअप इसका क्या होगा? टैंक होगा, उसके अंदर पानी और ऑयल लेंगे और एक टैंक रखेंगे जिसके जरिए से कंप्रेस्ड एयर आएगी, और जो हमारे पास जब वहाँ से कंप्रेस्ड एयर आएगी तो जो है ना हमारे पास जो गैंग्स है ना वो उसके साथ मिल जाएंगे वाटर के साथ, और जो है ना वो ऑयल के साथ मिलके जो है ना ऊपर फ्रॉथ बना देगा और चीज़ें हम बाद में लैदा कर सकते हैं। वेरी गुड। तो क्या अगर हमारे पास सल्फाइड और आ गया है तो मैंने आपको बताया है कि वो साइकिल में हवा भरते हैं, उसके लिए पंप यूज करते हैं, कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, वो भी हमारे पास आ जाएगी। तो क्या हम इस प्रोसेस के थ्रू
अपनी लाइफ में और गैंग को सेपरेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं ना? पानी का यूज़ कर लें, पानी वो तो मिक्स कर लेंगे और गैंग डालें, ऊपर से हम वो उसके साथ पंप करें तो थोड़ी देर बाद फ्रॉथ ऊपर आ जाएगी। तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन ये जो दोनों मेथड्स हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, इनको हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इन केस हमारे पास सल्फाइड और आ गया है या ऑक्साइड और आ गया है तो हम इन प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये हमारा आज का लेक्चर था।